So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो जो बातें करी थी, आज की क्लास में उसको करेंगे कंटिन्यू। हम समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आज हम और क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम चार्ज एंड मास के बीच में जो डिफरेंसेस हैं या सिमिलैरिटीज आप कह लीजिए, उनको हम देखेंगे और फिर हम बात करेंगे आगे चार्जेस के ऊपर, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किस तरीके से ये सारी चीजें चार्ज से एसोसिएटेड होती हैं और हमको इनको कैसे समझना है, ठीक। और इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन की तरफ लगा कर रखिएगा। हम आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग पुटअप करेंगे। चैप्टर 1 है आपका, पर हम लोग बात कर रहे हैं और आज हम चार्ज एंड मास को देखेंगे, इनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटी या फिर डिफरेंसेस हैं। कंपैरिजन करेंगे बेसिकली हम। सबसे पहले देखिए, हमने ये जाना है चार्ज जो है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक भी होता है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक भी होता है, और जीरो, जीरो मतलब शून्य नहीं बोलेंगे, जीरो मतलब उदासीन, जीरो मतलब उदासीन भी होता है, ठीक है। बताया था मैंने आपको, कोई भी ऐसी बॉडी, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिसके ऊपर जीरो चार्ज हो। उसके ऊपर ऐसा होगा कि धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज जो होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो होंगे, वो समान मात्रा में होंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या हो गई, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो मतलब उदासीन। मास के बारे में बात करें, द्रव्यमान के बारे में बात करें, तो द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये बात हम जानते हैं। जीरो भी नहीं होता, ना ही नेगेटिव होता है ना, ये बात हम जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, आवेश वृद्धि में द्रव्यमान बढ़ता है, और आवेश की हानि में द्रव्यमान घटता है। तो हम देख रहे हैं कि आवेश और द्रव्यमान क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। हम देख रहे हैं चार्ज इज रिलेटेड टू एसोसिएटेड विद मास। जब किसी बॉडी पर भी आवेश जाएगा, जब किसी बॉडी पर भी आवेश जाएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जब किसी बॉडी से आवेश निकलेगा तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, ये बात हम कह रहे हैं। मतलब आवेश जो है द्रव्यमान के साथ आता है या फिर द्रव्यमान के साथ जाता है, लेकिन द्रव्यमान के बारे में ऐसी बात नहीं है। द्रव्यमान वृद्धि या फिर हानि का आवेश पर प्रभाव नहीं होता, या फिर ये कह लें कि आवश्यक नहीं है कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो आवेश बढ़ेगा और द्रव्यमान घटेगा तो आवेश घटेगा।
ठीक है, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। आवेश द्रव्यमान के बिना नहीं हो सकता। द्रव्यमान जो है आवेश पर निर्भर नहीं करता, लेकिन आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान जो है आवेश पर निर्भर नहीं करता, लेकिन आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसलिए आवेश द्रव्यमान के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकता, लेकिन द्रव्यमान आवेश के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। काउंट करेंगे, इन 3 पॉइंट्स को जल्दी से नोट डाउन करें। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता। आवेश किस पर निर्भर नहीं करता? चाल पर। अगर कोई कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कह लीजिए, अगर वो जिस चाल से चलते हैं वो बहुत तेज चाल होती है ना, प्रकाश के वेग के समान चाल होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है। तो लगभग इसी चाल से, या फिर कह लीजिए काफी इसके लगभग समान चाल से जो है वो गति करते हैं। लेकिन फिर भी जो आवेश का परिमाण है उन कणों पर वो समान रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। तो आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता, लेकिन द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जो है चाल पर निर्भर करता है। सॉरी, वस्तु का द्रव्यमान चाल या फिर वेग में वृद्धि के साथ घटता है। वस्तु का द्रव्यमान वेग में वृद्धि के साथ घटता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, इसको हम m स्टार से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर m रहने देते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन √1 - v² अपॉन c²। तरीके से ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले से हम पता लगाते हैं कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, ये m क्या है? गतिमान वस्तु का द्रव्यमान। तो कोई v वेग से गतिमान वस्तु है, उसका द्रव्यमान का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है। ठीक है, और हमने ये बात करी है कि जब कोई वस्तु गतिमान रहेगी तो उसका द्रव्यमान, ओरिजिनल जो उसका द्रव्यमान है, जो रेस्ट में उसका द्रव्यमान है, जो विराम अवस्था में उसका द्रव्यमान है, उतना नहीं रहता, बढ़ जाता है। इस फॉर्मूला से हम उसे निकालते हैं। अभी फॉर्मूले में आप देखिए, यहाँ पर है v², यहाँ पर है c²। ये mo है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो रेस्ट में उसका मास है वो है। समझने की कोशिश करते हैं इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। mo मतलब विराम अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान कितना है। mo मतलब वस्तु का विराम अवस्था में द्रव्यमान, मतलब वास्तविक द्रव्यमान कितना है। ठीक, v जो है वस्तु का वेग है,
और c जो है ये प्रकाश की चाल है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, काफी बड़ी वैल्यू है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप जरा ध्यान दीजिए, जरा सा ध्यान दीजिए इधर। यहां देखिए, मान लेते हैं अगर कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। इससे पहले आपने क्लास 11th में मैकेनिक्स पढ़ी थी, है ना, गतिकी में, तो आपने देखा था कि कोई कार जो है 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, कोई बस जो है 18 मीटर पर से, कोई ट्रेन जो है 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। इस तरीके की बातें आपने देखी थी। मतलब जो स्पीड थी वो लगभग इतनी थी, ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर पर सेकंड, है ना, वो भी बहुत ज्यादा हो गया। तो 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, है ना, इस तरीके की स्पीड्स आपने देखी थी। तो वी आप जनरली क्या देख रहे थे, वी में अगर सपोज लेके चलता हूं 50 मीटर पर सेकंड तक आप देख रहे थे। जो मैकेनिक्स में जो चीजें होती है वो लगभग इसी वेग से चलती हैं, है ना, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, है ना, 30 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा हो गया, तो 10-20 इतने मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है ना। पर आवर में जो उनका वेग होता है या चाल होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर ये वस्तु का वेग जो है 50 मीटर पर सेकंड में रख दूं, तो इस टर्म को देखिए, v²/c², इस वाले टर्म को, ठीक है। तो 1 - v की वैल्यू कितनी होगी, 50 का स्क्वायर, और अपॉन में c², मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर है। अब देखिए 1 - 50 का स्क्वायर हो गया 2500, और ये हो गया 3 × 3 = 9 × 10⁻16। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या हो गया, ये हो गया 2500/9 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 16 जीरो, समझ रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका मतलब ये हो गया, मतलब इसको इससे भाग करना है। चलो यहाँ से 2 जीरो भी हटा देते हैं हम, है ना, और इसको देखिए आप, तो अब आपको क्या वैल्यू देखने को मिल रही है कि ये एक्चुअल वैल्यू हमको डिवाइड ये करनी है। अब जरा आप सोचिए कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आएगा 0.00000, है ना, इस तरीके का आएगा कुछ, मतलब बहुत कम आएगा, जीरो के लगभग बराबर वैल्यू आएगी। सोचिए ना, 1 2 3 4 5 6, ये तो 0.00000 इतने जीरो आएंगे, और उसके बाद फिर इसका जीरो आएगा, तब जाकर के आएगा, मतलब पॉइंट के बाद करीब करीब आप मान के चलिए कि 14-15 जीरोस आएंगे, उसके बाद आएगा 2 3 जो भी आएगा, तो 0.00000 मतलब बहुत छोटी वैल्यू हो गई, है ना, मतलब जीरो के लगभग बराबर हो गई। तो ये टर्म जो होगा, ये पूरा टर्म, ये लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं लगभग जीरो के बराबर लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, लगभग जीरो के बराबर लिख सकता हूँ, और 1 - 0 1 हो जाएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करके 1 आ रहा है, मतलब m0/√1, m0/√1 मतलब m0, ठीक है, और m0 मतलब मास ऑफ गतिमान वस्तु का द्रव्यमान बराबर वस्तु का ओरिजिनल द्रव्यमान। तो हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि जब मैकेनिक्स में हम देखते थे कोई वस्तु 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो वहां पर हम उसके वेग को बढ़ाते नहीं थे, वहां पर हम इस चीज के ऊपर बात नहीं करते थे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है जब वो चलती है, जब वो कुछ वेग से चलती है, गतिमान वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, वहां पर हम इस चीज को अप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पर इस चीज को अप्लाई करने कोई फायदा नहीं है, जीरो के लगभग आ रहा है, और वस्तु का जो गतिमान वस्तु का द्रव्यमान है वो लगभग वस्तु के ओरिजिनल द्रव्यमान, विरामावस्था के द्रव्यमान के बराबर आ रहा है। तो वहां पर हमारे लिए इस चीज का, इस फॉर्मूले का कोई रोल नहीं था। हालांकि हम ये बात जानते हैं कि कोई गतिमान वस्तु होगी तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, लेकिन वहां पर भी वस्तु गतिमान थी, लेकिन उसका जो वेग था, उसकी जो चाल थी वो बहुत कम थी प्रकाश के चाल की तुलना में, तो इसीलिए उसका जो गतिमान द्रव्यमान आया वो लगभग वस्तु के विराम अवस्था में द्रव्यमान के बराबर आया। इसीलिए हमने वहां पर इस चीज के ऊपर ज्यादा बात नहीं करी, लेकिन अब करेंगे।
लेकिन अब क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर जो वस्तु चल रही है वो है आवेश। यहां पर जो कण या पार्टिकल जो वस्तुएं चल रही हैं वो है हमारे आवेश, जो छोटे छोटे हैं, है ना। और ये छोटे छोटे आवेश किसके अंदर है, मैटर के अंदर है, पदार्थ के अंदर है। पदार्थ के अंदर ये आवेश जिस गति से चलते हैं, जिस वेग से चलते हैं, वो लगभग प्रकाश के वेग के तुल्य है ना, इक्विवेलेंट है। तो जब ऐसा होगा डियर स्टूडेंट्स, तो तब क्या होगा, तब ये वैल्यू जो होगी जीरो नहीं आएगी बच्चों, ये वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू बन के आएगी हमारी। और जब ये वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू बन के आएगी तो यहाँ अपॉन में कुछ वैल्यू आएगी, और जब यहाँ अपॉन में कुछ वैल्यू आएगी, 2, 3, 4 कुछ भी आएगी, तो वो डिवाइड करेगी एम नॉट को, और वहां पर एम नॉट जो है मतलब वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान वो बदलने वाला है। क्या बोला मैंने, आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि हम ये बात कर रहे हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके चाल में वृद्धि के साथ बढ़ता है ना, उसकी चाल में वृद्धि के साथ बढ़ता है, वेलोसिटी के साथ बढ़ता है। लेकिन हमने ये बात नहीं करी, ये बात हमने पहले नहीं करी, मैकेनिक्स में नहीं पढ़ी, गतिकी में नहीं पढ़ी, है ना। तो क्यों नहीं पढ़ी, इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि हमने वहां पर जो वस्तु की गति देखी थी वो बहुत ज्यादा तेज वस्तु गतिमान नहीं थी, बहुत ज्यादा वेग से गतिमान नहीं थी, बहुत कम वेग था प्रकाश के वेग की तुलना में। लेकिन यहाँ पर वस्तु का जो, जिन वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं वो हमारे आवेश हैं, और इन कणों की जो गति होती है, इन कणों की जो कणों का जो वेग होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर इनके द्रव्यमान पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जब क्वांटम में आ जाते हैं हम, क्वांटम मतलब बहुत छोटे पदार्थ के अंदर की जो फिजिक्स है उसमें आ जाते हैं हम, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल की फिजिक्स में आ जाते हैं, तो वहां पर ये बातें हम लोग काउंट करेंगे। लेकिन जब हम मैकेनिक्स, जब हम लोग जो हमारी आंखों के सामने दिखने वाला जो वर्ड है उसमें इस चीज को अप्लाई करते हैं तो हमें ये महसूस नहीं होती, इसीलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। चलिए एक दो अंतर और लिखेंगे और फिर उसके बाद इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर आवेश के ऊपर बात करेंगे। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में आवेश क्वांटाइज्ड होता है, मतलब क्वांटीकृत होता है द्रव्यमान, सदैव की बात कर रहे हैं, हमेशा की बात कर रहे हैं, तो आवेश हमेशा क्वांटाइज होगा, द्रव्यमान हमेशा क्वांटाइज नहीं होगा। आवेश की जो वैल्यू आएगी वो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अभी देखेंगे, अभी हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, बट द्रव्यमान के साथ नहीं होता, मतलब द्रव्यमान की जो फिक्स वैल्यू है वो नहीं होती। अगर मैं बोलूं किसी वस्तु का द्रव्यमान 2.5 kg हो सकता है तो हो सकता है बिल्कुल। अगर मैं किसी वस्तु का द्रव्यमान 15.75 kg बोलूं तो बिल्कुल हो सकता है, मतलब दशमलव में होगी, एक फिक्स वैल्यू नहीं होगी। लेकिन आवेश की क्या होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी, इंटीग्रल फॉर्म में होगा। आवेश क्या होगा, एक इंटीग्रल फॉर्म में होगा। नोट डाउन करें इसे। इसके बाद बात करते हैं इसके एसआई मात्रक की और एसआई मात्रक की, एसआई यूनिट की। तो डियर स्टूडेंट, चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो आप जानते हैं क्या होती है, कूलम। चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलम, इसे हम सी से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम।
इसे हम kg से डिनोट करते हैं। आप देखिए जो द्रव्यमान, जो चार्ज का SI मात्रक है, ये एक व्युत्पन्न मात्रक है। ये क्या है? एक व्युत्पन्न मात्रक है और ये एक मूल मात्रक है, फंडामेंटल में। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा भौतिक राशियां, दो प्रकार से हम उनको कैटेगराइज करते हैं, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो कि किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। वहीं व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको अन्य राशियों की सहायता लेनी होती है। फिजिक्स में हमको, साइंस में हमको 7 मूल राशियां देखने को मिलेंगी, जिसमें से द्रव्यमान भी एक है, लेकिन आवेश एक मूल राशि नहीं है। आवेश को व्युत्पन्न किया जाता है, इसीलिए आवेश जो है व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो जो मूल राशि का मात्रक होता है वो मूल मात्रक होता है, जो व्युत्पन्न राशि का मात्रक होता है वो व्युत्पन्न मात्रक होता है। नोट डाउन करेंगे इसे। और एट लास्ट हम लोग बात करते हैं, अगर दो आवेश हों, दो चार्ज हों, उनके बीच में हमको अट्रैक्शन भी देखने को मिल सकता है, यानी आकर्षण भी देखने को मिल सकता है, और रिपल्शन भी देखने को मिल सकता है, यानी प्रतिकर्षण भी देखने को मिल सकता है। जानते हैं ना आप, अगर समान आवेश होंगे, अगर धनावेश और धनावेश हमने साथ में रख दिए तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। और धनावेश और ऋणावेश रख दिया तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों देखने को मिलते हैं, दोनों प्रकार के बल देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात कर लें दो द्रव्यमानों के बीच हमको सदैव जो है आकर्षण देखने को मिलता है, आकर्षण का बल, अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलता है मुझे। ठीक है, ये बात है। तो इन चीजों को नोट डाउन करें, आगे की डिटेल्स हम लोग आगे वाले पार्ट में देखेंगे। फिलहाल आप इन सब चीजों को नोट डाउन करें। चलिए, आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब जल्दी से आवेश के बारे में दो बातें कर लेते हैं, चार्ज के बारे में। चार्ज की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी यानी कि योग। हम ये कहते हैं, सपोज हम ये कहते हैं इस तरीके से, ये सारे आवेश जो है किसी एक शरीर के अंदर है, किसी एक बॉडी के अंदर है, किसी एक बॉडी के अंदर ये सारे आवेश है। तो नेट आवेश क्या होगा? नेट आवेश, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज के लिए हम क्या करेंगे? नेट आवेश के लिए इन सबको जोड़ेंगे। तो इन सबको जोड़ना क्या है? इन सबको जोड़ने का जो तरीका है एडिटिविटी में हमें बताया गया है, वो बताया गया है बीजगणितीय योग। हमको क्या करना है? इनका बीजगणितीय योग करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। बहुत इजी सी बात है।
एल्जेब्रिक सम। अगर नेट चार्ज निकालना है मुझे किसी सिस्टम के ऊपर तो मैं क्या करूंगा, इनका एल्जेब्रिक सम करूंगा। तो एल्जेब्रिक सम मतलब जो चिन्ह है चिन्ह के साथ इनको ऐड करना है। +5 - 7 कितना हो जाएगा, -2। तो इसमें आप क्या करो, प्लस प्लस वाला को एक साथ जोड़ दो, प्लस का 5 और प्लस का 8 कितना हो गया, 8 और 5 13 कूलम। फिर माइनस वालों को जोड़ो, -7 -3 -3 -1, तो 7 और 3 10 और 3 13 और 1 14, तो माइनस का 14 कूलम। अब ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस होगा, तो 14 में से 13 गए 1 कूलम, लेकिन 14 कूलम के पास माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो जो नेट आवेश आएगा वो -1 कूलम आएगा। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में हमें क्या बताया जाता है, जब किसी बॉडी के ऊपर डिफरेंट चार्जेस होंगे, अगर हमको नेट चार्ज निकालना है तो नेट चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उन सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम करेंगे, मतलब कि उनके चिन्हों के साथ उनको जोड़ेंगे हमेशा। ठीक है, ये है सबसे पहली प्रॉपर्टी। इसके बाद सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बट इसके ऊपर बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का हमारा टाइम जो है यहाँ पर समाप्त हो चुका है। मुझे उम्मीद है आज की क्लास में जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो चीजें आपने क्लास में सीखी है डियर स्टूडेंट्स, वो आप घर से जाकर एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।